ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह में उस वक्त विवाद हो गया जब कार्यक्रम के दौरान राज्य गीत तमिल थाई वास्तु को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया। इस बात पर लोगों में टेंशन का माहौल लगातार बनता हुआ नजर आया, क्योंकि तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत राज्य गीत के गायन से होती है और समापन राष्ट्रगान के साथ होता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम में संशोधन के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर का दर्जा दिया जा सके। प्रस्तावित संशोधन के तहत राष्ट्रीय गीत से जुड़े किसी भी अपमान या उसमें बाधा डालने पर वही दंड मिल सकता है जो वर्तमान में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान या उसमें बाधा डालने पर लागू होता है। वहीं अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने आज अपने पूर्ववर्ती और DMK प्रमुख M.K. स्टालिन से मुलाकात भी कर ली है। टीवी के चीफ ने कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ये शपथ उन्होंने एक ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद ली, जिसने दशकों से चली आ रही DMK और AIADMK की दो दलीय सत्ता के प्रभुत्व को तोड़ दिया। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई वो भी चर्चा करेंगे। सर, आपसे सीधा सबसे पहला सवाल समझना चाहूँगी कि जिस पेज के बाद विजय ने जो है वो समर्थन प्राप्त कर लिया, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें ट्वीट कर जो है बधाई भी दी। इस पर जोसेफ विजय ने भी जो है रीट्वीट किया और थैंक यू कहा एकदम फिल्मी अंदाज में, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन इस बीच सर ये जो खबर सामने आ रही है कि उनको जिन पार्टियों ने जो है समर्थन दिया, अब वही इस राष्ट्रगान और तमिल का जो अपना गीत है उसकी वजह से वो लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कैसे विजय जो है इसको संभाल पाएंगे? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे लगता है, क्योंकि एक वैचारिक धरातल पे नाराजगी है जी। ये नाराजगी सिर्फ इसको लेके नहीं है कि आपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत बजाया, राष्ट्रगीत बजाने को लेकर के एक वैचारिक जो है वो लड़ाई है। सरकार जो आपने देखा होगा कि जब वंदे मातरम के 150 साल होने पे जो संसद में पूरी चर्चा हुई, PM का हुआ, सब कुछ उसके बारे में जो कहा गया और कैसे हमला किया था कि कैसे तुष्टीकरण के कारण, मतलब आप जो है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस ने 1937 का जो अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसमें सिर्फ उसके 2 स्टेंजा को रखा गया, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो उसके खिलाफ थे कि उसमें चूंकि देवी देवताओं के रूप में, देवी के रूप में भारत माता की स्तुति की गई है और उनका कहना था कि हम ये नहीं कर सकते हैं। तो शुरू के जो 2 स्टेंजा थे वही पढ़े जाते थे, वही एडॉप्ट हुए थे। बिल्कुल। दूसरी बात कि पूरे अगर राष्ट्रीय आंदोलन में देखें तो 1905 के बंग भंग आंदोलन से लेके जब 1975 में लिखा गया उसके बाद, तब से लेके पूरे देश में ये आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका एक प्रमुख स्वर बन गया था। वंदे मातरम का मतलब ये था कि अंग्रेजों का विरोध और भारत की आजादी, सिर्फ 2 शब्द में पूरा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन सिमट गया था। अब चूंकि जो आपने कैबिनेट की बात की, डिसीजन की, जो प्रस्ताव है संशोधन का 1971 का जो कानून है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आपने जरा सा भी 3 चीजें उसमें शामिल थी, मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि एक तो संविधान है, एक राष्ट्रीय ध्वज है और तीसरा जो है वो राष्ट्रगान है। अगर इन तीनों का अपमान किसी रूप में किया गया तो 3 साल की सजा है या जुर्माना है या दोनों है। अब जो संशोधन है वो ये कहा जा रहा है कि इसमें वंदे मातरम को भी इसमें शामिल करना है, चौथा हो जाएगा वंदे मातरम। और वंदे मातरम के स्टेंजा जो है वो 6 के 6 प्रिस्क्राइब्ड हैं और 3 मिनट 10 सेकेंड का उसका गायन है। यानी कि आपको उसी में कंप्लीट करना है। ये बहुत लोगों को नहीं मानता, अगर आप ऊपर नीचे भी करते हैं तो भी उसका अपमान माना जाएगा और सजा भी हो सकती है अगर शिकायत हुई, प्रूव हुआ तो। अब बात यह है कि जो विजय जीत के आए हैं, विजय की जो पूरी पॉलिटिक्स थी और जो विजय जीत के आए हैं वो DMK के उस पे, मतलब उसका जो वोट बैंक है वही उनके था, कुछ AIADMK के भी गया है वोट बैंक। लेकिन एक
जो पॉपुलर अपील है, एक अभिनेता का जो अंदाज है, उसके कारण से वो जीत गए, यूथ ने बहुत सहायता की। लेकिन वो भूल गए कि वो जो समर्थन ले रहे थे 107 सीटों पे सिमट गए, तो जो कांग्रेस के 5 लोग आए, बाद में लेफ्ट वाले लोग आए, इंडियन मुस्लिम लीग ने भी उनका समर्थन किया, और वीसी के एक पार्टी है जिसने समर्थन किया, जो दलितों की पार्टी है वो। बिल्कुल, ये सब कांग्रेस भी जो राष्ट्र गीत पे उस ढंग से नहीं कह पा रही है, लेकिन जो बहस थी उसमें सीधे सीधे कहा था कि बीजेपी जो है पॉलिटिक्स करती है, और जो मुस्लिम संगठन जितने भी हैं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड देख लें, बाकी कम्युनिस्ट देख लें, वह इसका विरोध कर रही है कि राष्ट्रगान को राष्ट्रगान रहने दिया जाए और राष्ट्रगीत जिस रूप में उस रूप में रहने दिया जाए। अब जब राष्ट्रगीत को उस ढंग से बजाया गया, और इसमें एक गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश भी है जो जनवरी में जारी हुआ है, और उसमें यह कहा गया है कि अगर कहीं कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो उसमें पहले राष्ट्रगीत बजाया जाए और उसके बाद राष्ट्रगान बजाया जाए, और यही उन्होंने किया है। ये अब विषय की पार्टी जी हाँ बताइए सर, एक टू द पॉइंट सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो लगातार जानना चाहते हैं, और हम जो है बीच में सर दर्शकों के भी कुछ कमेंट्स लेंगे, जो सवाल है वो भी आपसे हमारे दर्शक जो है लगातार जानना चाहते हैं, वो तो लेंगे। लेकिन उससे पहले सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जो है थलापति विजय को जो बधाई दी है, और उस पर थलापति विजय ने भी बहुत ही प्यारे अंदाज में जो है उनको थैंक यू कहा है, इसका क्या खास मतलब हो सकता है? अगर मैं अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट बता दूं, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस टू विजय ऑन टेकिंग ओथ एज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, बेस्ट विशेस फॉर हिज टेन्योर अहेड, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कीप वर्किंग विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल। और उस पर जो है थलापति विजय ने भी जो है बहुत ही प्यारे अंदाज में, फिल्मी अंदाज में हम कह सकते हैं कि उनको जो है धन्यवाद दिया है। हम लगातार ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं, तो इसका क्या कुछ खास मतलब निकल रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़कर जो बातें कही हैं, उसके कुछ खास मायने हैं क्या सर? नहीं, देखिए बिल्कुल खास मायने हैं। अगर आप डीएमके की सरकार का देखेंगे, जो कार्यकाल रहा पिछले 5 साल का, उसमें हमेशा सेंटर से टकराव का रहा जी। सेंटर की जो नीतियां थी उसको लेके था, हर चीज को लेके वहां विरोध हो रहा था, और ये था कि सेंटर से टकराव के मूड में और तमिल प्राइड को आगे रख करके वो चल रहे थे, और उनका कहना था कि तमिल प्राइड को अगर बचाना है तो मोदी सरकार से इसको दूर रखना है, भाजपा से दूर रखना है। और ऐसे में जो अगर एक्टर विजय का चुनावी अभियान देखेंगे तो उनकी जो भी भाषा थी वो भाषा वही थी कि हमारा जो है वो पॉलिटिकल एनिमी तो डीएमके है, और आइडियोलॉजिकल एनिमी जो है, जो वैचारिक दुश्मन है, वो बीजेपी है। तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो डीएमके के स्टाइल में ही तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपके तमिलनाडु के लोगों के हित में साथ मिलकर काम करते रहेंगे, हम सहयोग करते रहेंगे, और थैंक्स कहा, और ये थैंक्स का मायने आज ज्यादा और निकल के आया कि जब वो जो एमके स्टालिन हैं, उनके बेटे हैं, बाकी दूसरे दल के जो लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, सबसे मिले और सबको साल उड़ाया, सबका सम्मान किया, और सबसे जिस ढंग से वो मिल रहे थे, इसका मतलब ये है कि विजय जो है वो टकराव की राजनीति नहीं चाहते हैं जी। वो ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें, उनकी योजनाएं जो है वो भी लागू करें, और अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा तमिलनाडु की सरकार के लिए। और प्रधानमंत्री भी यही कह रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टकराव की राजनीति थी, जो दक्षिण के राज्य कुछ अपनाए हुए थे, केरल में भी था, जो आप देखें तेलंगाना में भी है, और डीएमके तो था ही। अब केरल में कांग्रेस की आ गई सरकार, तो देखना पड़ेगा कि वहां टकराव की राजनीति किस ढंग से होती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारी, वो बिल्कुल सेंटर से टकराव के मूड में थी और कोई योजना लागू नहीं कर रही थी सेंटर के, लगातार लड़ाई चल रही थी। तो विजय ने एक रास्ता दिखाया है कि हम वैचारिक रूप से भी मतभेद हमारे हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं कि व्यक्तिगत मतभेद लिया जाए, और जिस जनता के लिए हम चुन के आए हैं, जो जनता की सेवा करनी है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये एक संदेश दिया है। लेकिन बड़ी समस्या जो मैं पहले बोल रहा था कि जो वीसीके है, जिसने कहा है कि भाई ये जो 6 स्टेंजा आपने वंदे
मातरम का गाया है, ये ठीक नहीं है। वैचारिक रूप से विरोध हम इसका करते हैं। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी इससे खुश होगा। अब कम्युनिस्ट जो पार्टियां हैं वो भी खुश इससे नहीं होंगी, उनके भी समर्थन की जरूरत है। और कांग्रेस नाराज होते हुए भी कुछ कर नहीं, कांग्रेस ने वे शर्त दिया, उनको लग रहा है कि अगर तमिलनाडु हमें दक्षिण बचाना है तो विजय की जो लोकप्रियता है उनके काम आ सकती है। लेकिन अगर इसमें से एक दो पार्टियां भी नाराज हो गई, समर्थन वापस ले लिया, तो मुश्किल है पड़े, क्योंकि अभी तो आपने सरकार बनाई है, अभी तो शपथ आपने लिया ही है, एक दिन शपथ लिए हुआ है। अभी तो आपको विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। बिल्कुल सर, यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी विधानसभा में उन्हें बहुमत साबित करना है, और इस बीच जो है ये राष्ट्रगान और तमिल के गीत को लेकर ये जो लगातार बहस जो है वो शुरू हो गई है। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं थलापति विजय का झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर ट्वीट को हम जोड़ कर देखें, विजय के रीट्वीट उस पर जो उन्होंने किया है, थैंक्स जो कहा है उसको जोड़कर देखें, तो कैसे इन तमाम समीकरणों को अगर हम देखें तो कैसे थलापति विजय जो है इसको संभालेंगे। सर, इसका जवाब तो मैं आपसे लूंगी, लेकिन लगातार कमेंट्स में कुछ सवाल भी हैं और कुछ कमेंट्स भी हैं, तो मैं आपसे एक सवाल इनमें से लेना चाहूंगी। एक हमारे दर्शक ने लिखा है सर कि सहयोगी पार्टी वामपंथी है जिन्होंने विवाद खड़ा किया है, ऐसे में विजय के लिए आगे काम करना कितना कठिन होगा। सर, ये एक सवाल है। और इसके अलावा एक हमारे दर्शक ने लिखा है कि रियल पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्रीन मूवी। तो सर, ये तो खैर कमेंट है, लेकिन आपसे बिल्कुल हम सर इस सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। नहीं, देखिए, इसमें क्लियर कट बात है कि जैसा हमारे दर्शक लिख रहे हैं, मैंने वो भी कहा कि अभी उनको विधानसभा में बहुमत साबित करना है, और अगर ये एक दो पार्टियां भी नाराज हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। रही बात उनके सवाल की कि प्रधानमंत्री के साथ कितना सहयोग होगा, ये कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के तरफ झुक रहे हैं, तो वो गलत आरोप है। उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स जिस ढंग से यार जो वहां पे एंटी ब्राह्मण और एंटी हिंदू आप कह लें, एक पूरी पॉलिटिक्स जो है वो शुरू की थी, और उनके जो करीबी थे, सहयोगी थे, उनके लोग उनको बुलाया, उनको शपथ ग्रहण में भी रखा, और जिस ढंग से वो को याद करते रहे, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो है वो जो रुख है वो एंटी सनातन वाला वो रहेगा वहां पे, उसमें कुछ नहीं। और उन्होंने खुद कहा भी है विजय ने कि हम जो है वैचारिक मतभेद हमारा है, दुश्मन है, वरना बीजेपी चाहती थी कि उनके साथ सहयोग हो जाए, लेकिन वैचारिक धरातल नहीं चुके मिल रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच में नहीं हो सकता है। हाँ, दर्शकों को एक बात बतानी जरूरी है कि जो AIADMK है वो लगभग दो फार हो रही है जी। वो अलग अलग बट रही है। उसमें एक बड़ा तबका जो है, 2/3 तबका जो है वो विजय के साथ जाना चाहता है, वो एक अलग गुट बना रहा है। वहां पे पलानीस्वामी के खिलाफ जो है वो काफी नाराजगी लोगों में देखी जा रही है, जिस ढंग से उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की थी DMK के साथ मिलकर के, ऑप्शन देखा था कि हम DMK के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे बाहर से समर्थन से, तो उसको लेके भी नाराजगी है। अगर वो तबका जो है वो टूटने में सफल होता है तो विजय की सरकार जो है स्थायी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास अगर 30-31 विधायक हो जाते हैं तो विजय को कांग्रेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ उसके सहयोग चल सकते हैं, या विधानसभा में अगर कोई जैसे VCK है या लेफ्ट पार्टी है या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, ये अगर समर्थन नहीं करता है, और टूटने के पहले भी अगर AIADMK के विधायक जो हैं, जो पसंद नहीं कर रहे हैं, अगर सदन से गायब रहते हैं तो संख्या कम हो जाएगी। 234 की संख्या है, अगर 30 कम हो जाए तो 200 की संख्या आ जाएगी। फिर आपको 200 सर, हमारे एक दर्शक ने लिखा है जी सर, हमारे एक दर्शक ने लिखा है कि वी एक्सपेक्ट विजय जी टू रन एन इम्पार्शियल गवर्नमेंट लाइक द BJP। अब इसका क्या मायने निकलता है सर? लोग भी यही चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी यही कमेंट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं, और उससे पहले भी सर कई कमेंट्स आए हुए हैं कि नेशनल सॉन्ग एंड वंदे मातरम आर द सॉन्ग्स ऑफ आवर कंट्री, व्हाट इज रॉन्ग इफ विजय डिड इट, इफ दिस डज नॉट हैपन इन इंडिया देन व्हाट विल हैपन। यानी कि अगर ये भारत में नहीं होता है तो और कहाँ होगा? लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जी। वंदे मातरम जो है वो इस देश की राष्ट्र चेतना का और स्वाधीनता आंदोलन का जो है वो उद्घोष गीत था। जी। ये उद्घोष था जी। जो 1905 के बंग भंग आंदोलन के बाद पंजाब से लेके और दक्षिण के केरल तक जितने भी लोग थे सब इसको गाते थे। जी। वो बाद में जब मुस्लिम लीग की बात हुई और एक पाकिस्तान की बात होने लगी तब जाके 37 में इस वंदे मातरम पे क्वेश्चन उठाया गया और वो गलत हुआ जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था संसद में कि भाई मतलब राष्ट्रगीत के साथ कोई कैसे काट-छाट कर सकता है, वो किया गया। अब कुछ लोग जो है वो करेंगे, जो हमारे दर्शक कह रहे हैं, इम्पार्शियल की बात जो कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि जो भाजपा कहती है कि भाई चुनाव भले वो जिस मुद्दे पे लड़े, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो चीज है और सबका साथ जो है ही, तो ये इस ढंग से चलाना चाहिए उनको, किसी के प्रति कोई भेदभाव न रखते हुए चलाना चाहिए। और सेंटर से जो लड़ाई की बात थी, जो टकराव था जिसके कारण तमिलनाडु को बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती थी, वो टकराव भी दूर करें। और ये विजय से जनता भी चाहती है और विजय ने भी कल से लेके आज तक जो मैं देख रहा हूँ वो यही संदेश दे रहे हैं। स्टालिन जिसको हराया उन्होंने, अगर उनका जाके स्वागत कर रहे हैं, उनसे स्वागत पा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री को जो कह रहे हैं कि वैचारिक मतभेद बीजेपी से हमारा है और उनको जब थैंक यू कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि चुनाव हो गया, अब जनता के हित में जो होगा वो किया जाएगा। अब लेकिन आगे जो आने वाले फैसले हैं, अगर वो बाकी जो विपक्षी दल हैं जो तुष्टिकरण की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम वोट आ जाए, अल्पसंख्यक वोट आ जाए, अगर वो करना शुरू करेंगे तो गड़बड़ होगा। जैसे ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी जो है वो जितने मुस्लिम जातियां थी 75-77 जो थी वो सबको ओबीसी में डाल के आरक्षण देने की कोशिश कर रही थी। सर दो अहम कमेंट्स लेना चाहूंगी। सर एक तो कमेंट ये है, वैसे कई कमेंट्स लगातार हमारे दर्शक जो है वो लिख रहे हैं। एक कमेंट जो है वो बेहद अहम है, क्वेश्चन के तौर पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि तमिल गीत से पहले राष्ट्रगीत क्या विजय ने बीजेपी के नजदीक होने का हिंट दे दिया है? एक ये अहम सवाल है सर। और एक कमेंट हमारे दर्शक अंजलि नाम की एक दर्शक लिख रही हैं कि एटलीस्ट विजय जी डोंट इंसल्ट हिंदी। सर लेकिन इस पे जो है मैं आपका कमेंट बिल्कुल लेना चाहूंगी, एक छोटा सा कमेंट आपका लेना चाहूंगी कि क्या विजय ने जो है पहले जो है राष्ट्रगान बजाकर, जनगण मन बजाकर और राष्ट्रगीत बजाकर जो है ये कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है कि वो बीजेपी के करीब है? नहीं, वो बीजेपी के करीब होने का संकेत नहीं दिया है, क्योंकि वो गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश है और ये देश की बात है, तो उन्होंने ये दिया है कि जो दक्षिण के जो अलगाववादी राजनीति थी, जो कहते थे कि हम सबसे अधिक टैक्स देते हैं, हमारा भारत से हम कुछ लोगों ने बीच में कमेंट भी किया था कि हम अलग होने की बात भी कर सकते हैं, तो एक अलगाववाद की, टकराव की राजनीति जो थी वो उन्होंने छोड़ दिया है और ये कहा है कि सेंटर के जो भी नियम कानून हैं, जो भी चीजें हैं, उसके हिसाब से हम शासन करेंगे और हम सरकार चलाएंगे। तो टकराव की राजनीति छोड़ने का उनका संकेत है ये। और अब ये देखना, वही मैंने पहले कहा कि अगर फैसला कैसे लेते हैं, अगर वही तुष्टिकरण के जंजाल में वो फंसते हैं, बाकी चीजें करते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर सबको साथ लेके चलते हैं, जो संकेत दे रहे हैं वो तमाम विपक्षी दलों से भी मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, लग रहा है जैसे कि कभी मतलब इस ढंग से कोई दुश्मनी नहीं थी। जिस डीएमके को उन्होंने बिल्कुल धूल चढ़ा दिया, जिनको बाहर किया, उनके भी प्रमुख से जिस ढंग से गले मिल रहे थे, उदयनिधि से भी मिल रहे थे और स्टालिन से तो मिल ही रहे थे। तो ये तमाम चीजें दिखाती है कि वो एक भले नए हो, बिल्कुल नए मुख्यमंत्री बने हो, पॉलिटिशियन नए हो, 2 साल पहले बनाई हो, लेकिन एक मैच्योर जो है उन्होंने अपना गेस्चर दिखाया है। ममता बनर्जी की तरह नहीं कि इतनी पुरानी पॉलिटिशियन होते हुए भी उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और ये एक विजय का ये दिखाता है चेहरा कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन और के रूप में वो काम करना चाहते हैं और वो जो संकेत वही है कि हम केंद्र के साथ सहयोग करेंगे और पूरे तमिलनाडु की जनता के लिए, उनके हित के लिए काम करेंगे। ये उन्होंने गेस्चर दिखाया है, दिया है। क्या होता है अभी जब उनके काम शुरू हो जाएंगे तब समझ में आएगा। सर क्या विजय जो है वो तमिल वर्सेस जो हिंदी को लेकर जो लड़ाई अभी चल रही है, क्या उसको वो खत्म करने में सक्षम हो पाएंगे आने वाले दिनों में?
देखिए उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया, उन्होंने तमिल वर्सेस हिंदी का कोई मुद्दा भी नहीं है वहां पे, ये इन्हीं का एक मुद्दा था। और तमिल भाषा की जो पढ़ाई होती है सिर्फ तमिलनाडु के सरकारी स्कूल जो हैं वही हैं, जी। और वहां पे जो सीबीएसई के स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, जिसके पास भी थोड़े पैसे हैं सब अपने बच्चों का एडमिशन सीबीएसई में करवा रहा है, और जी। सीबीएसई में हिंदी वाला जो त्रिभाषी फॉर्मूला जो है वही लागू है। जी। यानी कि जितने डीएमके के नेता हैं उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं सीबीएसई वाले स्कूल में, जी। वो त्रिभाषी फॉर्मूला में है। तो ये एक और सिर्फ दिखावे की चीज वहां पे थी, हिंदी धीरे धीरे वहां पे हो रहा है। और वहां के जोहो फाउंडेशन के जो प्रमुख हैं श्रीधर बेम्बू, जोहो फाउंडेशन जोहो कॉर्पोरेशन जोहर कॉर्पोरेशन बड़ा आईटी कंपनी है, वहां की बड़ी कंपनी है। उन्होंने तो खुद कहा था कि भाई अगर हम हिंदी सीखें उन्होंने कहा था कि जो तमिल के लड़के जो हिंदी नहीं जानते हैं वो काम उनके लिए मुंबई में, गुजरात में, उत्तर भारत में करना मुश्किल होता है, वो वही समझते जा रहे हैं। और कई लोगों ने कमेंट किया था वहां पे कि भाई अंग्रेजी और तमिल जानते हैं सिर्फ, हिंदी नहीं जानने के कारण कई आईटी प्रोफेसर ने किया था कि उनको दिक्कत हो रही है। तो वो इशू नहीं है, और इसने मतलब विजय ने संकेत दिया है कि वो मुद्दा है भी नहीं, अभी तक तो नहीं उठाया है, आगे देखना है कैसे करना।